A very good afternoon, students. Welcome to the class. Today we are going to begin with a very important subject, Indian Contract Act. Indian Contract Act becomes such a relevant and significant subject because it is being asked in all the important law entrance examinations, be it your CLET UG, CLET PG, and in all the judicial services examinations. So before going to further ahead with the barrack provisions, we are going to understand कॉन्ट्रैक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल रिलेशनशिप है बिटवीन टू पर्सन्स, जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टी है वो एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस कर रही है और दे आर मेकिंग अ प्रॉमिस कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है तो दे कैन गो टू कोर्ट and bring a action for the same. So we'll begin the class. Firstly, we'll understand what is contract and what is agreement. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कहाँ कर रखा है. तो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन हो रखा है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 किस चीज की बात करता है हमको, इंटरप्रिटेशन क्लॉज की. तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज के सेक्शन 2 क्लॉज एच में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर रखा है विच सेज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें अग्रीमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है. एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो जो एक अग्रीमेंट है जो पार्टीज ने आपस में अग्री कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ गया है, कंसिडरेशन आने के बाद वो एक अग्रीमेंट का फॉर्म ले चुका है. अब उस अग्रीमेंट को जब लॉ की एनफोर्सेबिलिटी मिल जाएगी तो वो अग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. To understand it more, we'll simply go to see what does agreement mean. तो हमारा एग्रीमेंट दे रखा है इंटरप्रिटेशन क्लॉज के सेक्शन 2 क्लॉज ई में, विच सेज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि प्रॉमिस क्या होता है. सो विल सी व्हाट डज अ प्रॉमिस मीन. तो प्रॉमिस हमारा दे रखा है इंटरप्रिटेशन क्लॉज के सेक्शन 2 क्लॉज बी में, विच सेज when the person to whom a proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. And when a proposal is accepted, it becomes a promise. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉमिस में क्या क्या चीजें हमको देखने में मिली है कि सबसे पहले यहाँ पे है एक प्रपोजल. प्रपोजल को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एक ऑफर. जैसे दो पार्टीज होती है, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी. जैसे सपोज प्रॉमिसर ने एक बोला कि मैं आपको अपनी गाड़ी 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ. उसने एक ऑफर दे दिया है कि आप, मैं ये गाड़ी 2 लाख के लिए बेचना चाह रहा हूँ. तो जो प्रॉमिसी है, प्रॉमिसी ने अपनी एसेंट दी है. कैसे? उसने बोला ठीक है मैं ये आपकी गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ. तो उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया. तो जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है तो इसको हम बोलते हैं प्रॉमिस. तो ये जब हमने देख लिया कि प्रॉमिस होता है, और अग्रीमेंट में हमने देखा कि जो प्रॉमिस है उसमें कंसिडरेशन है. मतलब जहाँ वो जो गाड़ी खरीदने की बात हुई उसमें कंसिडरेशन दे दिया है. मतलब उसने बोला है कि मैं आपकी गाड़ी 5 लाख में खरीदना चाहता हूँ. तो ये जो 5 लाख रुपए है हमारा, ये 5 लाख रुपए हमारा हो जाएगा कंसिडरेशन फॉर दिस प्रॉमिस. तो जब किसी प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिल जाएगा तो उस प्रॉमिस को हम कहेंगे अग्रीमेंट. लेकिन सिर्फ अग्रीमेंट होना इज नॉट सफिशिएंट. जहाँ पे एक अग्रीमेंट है उसके लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें हमको लीगल एनफोर्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी. जब तक उस अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं है उस अग्रीमेंट को हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकते. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अग्रीमेंट बहुत सारे होते हैं. किसी ने कुछ भी अग्रीमेंट कर दिया कि मैं कि 17 ईयर्स की एज में इन दो बच्चों की शादी करवा दूं. तो इनने आपस में अग्रीमेंट तो कर दिया, पर क्या ये लीगल है? नहीं, लीगल नहीं है, क्योंकि हमारा लॉ 18 ईयर्स से पहले मैरिज को इनवैलिड, इलीगल मानता है. तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि ये अग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन सिर्फ अग्रीमेंट बनना सफिशिएंट नहीं है. अगर आपको कोर्ट में कोई लीगल एक्शन लेना है तो वो अग्रीमेंट को एक लीगल इन्फोर्सिबिलिटी देनी पड़ेगी. इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम देखेंगे कि
लीगल एनफोर्सिबिलिटी होती क्या है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी आएगी कैसे, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे। तो हमको सेक्शन 10 जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये बताता है व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपने अग्रीमेंट बना दिया, पर हम कौन से अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे ये हमको बताता है हमारा सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 क्या बोलता है, विल सिंपली रीड इट आउट। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सारे जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे इफ, अगर वो बने हुए किन चीजों से, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, मतलब जो पार्टीज है, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है उनकी कंसेंट फ्री है। सेकेंड, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो जो पार्टीज है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट भी है। देन फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब जो आपका कंसिडरेशन है वो भी एक लॉफुल होना चाहिए, मेड विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नथिंग देयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। इसको हम सिंपली ऐसा समझेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट इंक्लूड है, मतलब कि सारे ही जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट तो होंगे ही, लेकिन कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो सेक्शन 10 ये बताता है वो सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जहां पार्टीज की फ्री कंसेंट है, पार्टीज कॉम्पिटेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में एक लॉफुल कंसिडरेशन दिया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करता है। इसकी और भी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझेंगे कि फ्री कंसेंट क्या होता है। तो हम देखते हैं फ्री कंसेंट क्या होता है। कंसेंट मतलब क्या होता है, कंसेंट को हम बोलते हैं सम्मति, मतलब कि आपने मुझे बोला कि आप क्या ये खरीदना चाहते हैं, मैंने बोला जी बिल्कुल मैं ये खरीदना चाहती हूँ, ये कार आप मुझे 2 लाख में देना चाहते हैं, मैं ये 2 लाख में कार खरीदना चाहती हूँ, ये है मेरी फ्री कंसेंट। लेकिन आप मेरे को बिल्कुल गन पॉइंट पे रख रहे हो, गन पॉइंट पे आपने मेरे को बोला है कि आप मुझे ये आप ये कार मुझसे 2 लाख में खरीदिए, अदरवाइज मैं आपका मर्डर कर दूंगा। तो मतलब मैंने कंसेंट तो दे दी, हाँ कर दो, पर क्या ये मेरी कंसेंट फ्री है, ये कंसेंट मेरी फ्री नहीं है, क्योंकि मैंने डर के हाँ बोला है। तो ये फ्री कंसेंट सिंपली बोलता है किन किन केस में हमारी कंसेंट को फ्री बोला जाएगा और कहाँ हमारी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। तो इट सेज अ कंसेंट विच इज फ्री फ्रॉम, मतलब एक कंसेंट अगर इन सब चीजों से फ्री है तो उस कंसेंट को हम फ्री कंसेंट बोलेंगे। तो क्या क्या बात की इनने, अ कंसेंट विच इज फ्री फ्रॉम कोर्जन। कोर्जन जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि अगर आपने किसी इंसान को गन पॉइंट पे रख दिया, गन पॉइंट पे रख के आप बोल रहे हो कि ये साइन करो डॉक्यूमेंट, या आप ये मेरे को 2 लाख रुपए दे दीजिए गाड़ी खरीदने के लिए, या आप यहाँ से कूद जाइए, आप कुछ भी ऐसी कंसेंट ले रहे हैं किसी को डरा के, या वो पर्सन जैसे कि आपने किसी मदर को गन पॉइंट पे रख दिया कि आप ये साइन करिए डॉक्यूमेंट, अदरवाइज हम आपके चाइल्ड को यहाँ से लेके चले जाएंगे, आपने ऐसे किसी को डरा दिया, तो ये आपका कोर्जन होता है। तो अगर आपने कोर्जन में कोई कंसेंट दी है तो उस कंसेंट को हम फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। सेकेंड है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या बोलता है, देखिए नाम क्या बोल रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब यहाँ पे दो पार्टी है जिसमें से एक पार्टी का दूसरी पार्टी पे इन्फ्लुएंस है, जैसे कि हमारे हो गए स्टूडेंट एंड टीचर। टीचर का इन्फ्लुएंस रहता है स्टूडेंट पे, टीचर स्टूडेंट को बोल रहा है कि आप ये पर्टिकुलर काम कर दीजिए, तो वो स्टूडेंट अपने टीचर के इन्फ्लुएंस में अगर आके कोई कंसेंट दे रहा है, या कोई डॉक्टर पेशेंट को बोल रहा है कि आप ऐसी कंसेंट दे दीजिए, कोई फादर सन को बोल रहा है, मतलब कोई दो ऐसी पार्टी है जिसमें से एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकती है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये कंसेंट फ्री नहीं है, क्योंकि ये कंसेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ दे रखा है हमारा, सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तीसरा बोलता है कि हमारी कंसेंट कब फ्री नहीं होगी, अगर हमारी कंसेंट में फ्रॉड जुड़ा है। फ्रॉड हमारा कहाँ दे रखा है, सेक्शन 17 में। फ्रॉड आपको सबको पता है, ये फ्रॉड क्या होता है, मतलब जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को धोखा देना चाह रही है, या उससे जानबूझ के कुछ गलती करवाना चाह रही है, या फिर कुछ ऐसा काम करवाना चाह रही है जो सामने वाली पार्टी नहीं करना चाह रही है, तो इसको हम बोलेंगे कि वो कंसेंट फ्रॉड वाली कंसेंट है, इसीलिए वो कंसेंट हमारी फ्री कंसेंट के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन हमको दे रखा है सेक्शन 18 में। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ ऐसी कंसेंट दी है
जहाँ पे आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, फिर भी आप वो कंसेंट दिलवा रहे हैं, तो हमारा ये मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा, और ऐसे मिस रिप्रेजेंटेशन में दी हुई कंसेंट भी हमारी फ्री कंसेंट के अंदर क्वालिफाई नहीं होगी। फिर है हमारा नेक्स्ट, मिस्टेक ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्टीज है हमारी जो आपस में कुछ गलती कर दी उनने, अगर गलती करके उनने कंसेंट दी है तो वो कंसेंट भी हमारी फ्री कंसेंट के अंदर नहीं आएगी। तो जहां हमारी ये फ्री कंसेंट नहीं है तो हमारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, सबसे पहले हमने फ्री कंसेंट देखा, फ्री कंसेंट हमने देख लिया। फ्री कंसेंट कब कब होगी, अगर ये कंसेंट हमारी फ्री है कोर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से और मिस्टेक ऑफ पार्टीज से। अगर ये 5 चीजें नहीं है तो हम हमारी कंसेंट को फ्री कंसेंट बोलेंगे। सेकंड बोल रहा है हमारा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पार्टीज है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, वो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। तो हम कैसे देखेंगे कि वो पार्टी सक्षम है या नहीं है। ये हमारा कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 11 बात करता है हमारा कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि बोलता है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर कॉम्पिटेंट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज है वो सक्षम है। कब सक्षम होंगी वो, एज ऑफ मेजोरिटी में है। एज ऑफ मेजोरिटी मतलब वो 18 साल या 18 साल से ज्यादा की है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अगर वो माइनर है, माइनर मतलब 18 साल से कम का है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हो सकते। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जहाँ पे जो पार्टीज है वो 18 साल से कम की उम्र की है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। सेकंड है पार्टीज साउंड माइंड की है, मतलब पार्टीज को आपस में पता है वो क्या कर रही है और वो जो कर रही है उनके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। अनसाउंड माइंड है या कोई अगर पागल है, इंसेन है, वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। थर्ड बात हो गई है कि इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब उनको लॉ ने ही, कानून ने ही डिस्क्वालीफाई कर रखा है, उनको मना बोल रखा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। ये कौन होते हैं, ये हमारे एलियन एनिमीज होते हैं। ठीक है, इन लोगों को हमने, कानून ने ही मना बोल रखा है, कानून ने इनको डिस्क्वालीफाई कर रखा है, तो ये लोग भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर बात कर रखी है कि अगर आपको कॉम्पिटेंसी देख रहे हो तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उसमें हमारा लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब जो कंसिडरेशन आप पे करते हो वो ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी को मार के और पैसा दे रहे हो, तो ये हमारा लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा। या फिर आप अपने किसी बच्चे को नेचुरल लव और अफेक्शन में कुछ दे रहे हो, तो वो भी हमारा लॉफुल नहीं है, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म नहीं लेगा। तो हमारा कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए और हमारा ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, तो ही हमारा एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म लेगा। फिर हमने क्या देखा, अग्रीमेंट, व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट में हमने देख लिया, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन हमने देख लिया, लॉफुल ऑब्जेक्ट हमने देख लिया। अब इसमें क्या बोल रहा है, नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब इसको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं किया है। वॉइड मतलब होता है खारिज कर दिया है, मतलब उसको एक्सप्रेसली खारिज नहीं किया हुआ होना चाहिए, तभी वो अग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म लेगा। अब वो वॉइड कैसे नहीं होगा, आगे देखिए, अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, इसका मतलब है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट में आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं उसका कुछ मीनिंग बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मीनिंग बना नहीं और कॉन्ट्रैक्ट आपने कर दिया। तो अगर कुछ ऐसा आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या जहाँ पे मीनिंग नहीं बनेगा तो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो हमारा वो जो अग्रीमेंट है, अगर आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म लेना है तो वो वॉइड नहीं हो सकता। So what is this saying? It should have certainty of meaning. That is, sale and purchase of 100 tons of oil. मतलब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 100 टन तेल बेचना चाहती हूँ। अब मैं सरसों के तेल का भी व्यापार करती हूँ, ठीक है, मूंगफली के तेल का भी व्यापार करती हूँ, तिल के तेल का भी व्यापार करती हूँ। मैंने उनको 100 टन का बोल तो दिया, पर कौन सा तेल ये मैंने मेंशन ही नहीं किया, तो वो कंसेंट देगा कैसे अपनी, वो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा कैसे, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन इस सेम एग्जांपल में अगर मैं सिर्फ सरसों का तेल का बिजनेस कर रही हूँ, मैं और किसी चीज का बिजनेस नहीं कर रही हूँ, और फिर मैंने बोला है कि 100 टन ऑफ ऑयल मैं आपको बेचना चाह रही हूँ,
तो ये सिंपली स्पेसिफाई कर देगा कि मेरा 100 टन ऑफ ऑयल कौन सा होगा, सरसों के तेल वाला होगा। तो अगर वो एक्सेप्टेंस भी जो पर्सन दे रहा है उसको पता है कि वो सरसों के तेल की एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो फिर अगर ऐसा है देन आर कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वॉइड बिकॉज देयर इज सर्टेनिटी। तो वी हैव सीन कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। दिस इज वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका आगे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसी पे बेस है कि अगर आपको पता है कि आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना और आपका जो अग्रीमेंट है उसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ गई है, तो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी में क्या क्या चीजें होंगी, फ्री कंसेंट होंगी हमारी, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा, एक लॉफुल कंसिडरेशन होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, और इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, देन ओनली अग्रीमेंट कैन बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। और वो ही जो अग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, उन्हीं को हम फिर कोर्ट में जाके और एनफोर्स करवा सकते हैं। अगर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अग्रीमेंट मैंने किया है कि मुझे आपका घर पेंट करना है 1 लाख रुपीज में, आपने अग्री कर दिया, ठीक है जी आप मेरा घर पेंट कर दीजिए 1 लाख रुपए में, ठीक है। तो जब ये मेरा अग्रीमेंट हो गया है, मेरा कंसिडरेशन भी बिल्कुल लॉफुल है, मैंने 1 लाख रुपए बोला है कि आप मेरे को लॉ घर मेरे को आपका पेंट करना है, इसके लिए मैं 1 लाख रुपए लूंगा, मैं आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ठीक है आप 1 लाख रुपए ले लीजिए, मेरा घर पेंट कर दीजिए। मेरा ऑब्जेक्ट भी लॉफुल है क्योंकि घर पेंट कराने में कुछ भी अनलॉफुल है नहीं। तो मेरी सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, हम दोनों 18+ है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन हमारा लॉफुल है, ऑब्जेक्ट हमारा लॉफुल है, तो इस केस में हमारा अग्रीमेंट बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पेंट के अंदर अगर मैंने मटेरियल गंदा डाल दिया या फिर मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने से पहले ही मैं कहीं और चली गई, तो इस केस में जो अदर पार्टी है वो कोर्ट जा सकती है, मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, ठीक है। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारी प्रिविटी होती है। अब प्रिविटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, दो पार्टीज के बीच में। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया सिर्फ हम दो पर्सन के बीच में, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई एसोसिएशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व नहीं है। तो जब बात दो पार्टीज के बीच में हो रही है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके लिए अगर मैं समझिए कोर्ट में गई, तो जो उसका कोर्ट का डिसीजन जो आएगा वो बाइंडिंग भी सिर्फ उन दो पार्टीज पे होगा, ठीक है। उसमें और फिर किसी को कुछ लेना देना नहीं, इसीलिए बोलते देयर इज अ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज ऑलवेज बिटवीन दीज टू पार्टीज। So we have completed our basic concept what agreements and contracts. I hope you all understood this, and if there is any confusion that you did not understand, you can feel free to ask and write to me. Thank you so much.